चलिए तो शुरू करें हमारी आफ्टर इफेक्ट की क्लास। ऑल राइट, सो सबसे पहले शुरुआत में एकदम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट को। इसको बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हम टेम्प फाइल्स डिलीट कर लेते हैं बिकॉज हमारी टेम्प फाइल्स काफ़ी ज़्यादा भर गई हैं। 16 GB लगभग एक्स्ट्रा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया था। डन। जल्दी जल्दी बैठिए, जिया भी आ रही है अभी। ओके, सो आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? तो मंगा लो ना, जिया को बोल दो। अच्छा होगा रही में। ओके, सो आफ्टर इफेक्ट बेसिकली एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बोलना चाहिए कि टाइटल मत दिया जाए, नवाजिए नहीं उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बोल के, क्योंकि एडिटिंग इसके अंदर होती है लेकिन ये कंपोजिटिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, कंपोजिटिंग का मतलब क्या होता है? कंपोजिटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई दो एसेट्स को लेके, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे किसी भी तरीके के ग्राफिक एलिमेंट हो, उनको जब एक साथ लाके आप ज्वाइन करते हैं, उनको मर्ज करते हैं ऑन अ सिंगल थिंग, ऑन अ सिंगल फाइल, दैट इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। ठीक है, सो आफ्टर इफेक्ट में जब वर्क करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि ये मोशन ग्राफिक के लिए भी यूज़ होता है, वीएफएक्स के लिए भी यूज़ होता है, और जो हमारे नॉर्मल इंटरनेट के जितने भी ग्राफिक्स एलिमेंट क्रिएट होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। इसके अंदर मेजरली वेक्टर में भी क्रिएट होता है सॉफ्टवेयर्स। पेंटिंग ब्रश थोड़े बहुत ज़रूर मिलते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन वेक्टर के लिए मेन मिलता है। हाँ, बता दो उनको, दरवाज़ा ओपन कर दो और लेट देम, उनको बोलना अपना वॉल्यूम जो है ना वो 10 dB से ऊपर ना भेजें। धीरे बात करिए और या फिर ऊपर चले जाइए। कुछ बोल रहे हैं सर, या तो धीरे बात कीजिए और या ऊपर चले जाइए। ठीक है, अच्छा है, मैं चिल्लाता तो हूँ नहीं लेकिन कन्वे हो जानी चाहिए बात। ओके, अब हम जब इस पे वर्क करेंगे, ठीक है, तो मेजरली इस पे वेक्टर का भी आप सोच के चलिए। जैसे इलस्ट्रेटर आपने प्रीवियसली यूज़ किया होगा, या इंकस्केप यूज़ किया होगा, क्लिप स्टूडियो यूज़ किए होंगे, ये सारे वेक्टर्स टूल सॉफ्टवेयर्स हैं। और वैसे ही फोटोशॉप में हमने पेन टूल का यूज़ किया होगा। इसी साइकी के साथ आप आफ्टर इफेक्ट को शुरू कर सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट में भी जो ग्राफिक्स बनते हैं वो इसी पे बेस्ड ग्राफिक्स बनते हैं। ज़्यादातर इसमें यूज़ जो टूल्स होंगे वो पेन टूल वगैरह यूज़ होंगे, जिससे मेजर वर्क किया जा सकता है। ऑल राइट, सो अब काम शुरू करने के लिए आफ्टर इफेक्ट जब ओपन करेंगे तो एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी सामने पे। आपके पास न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, दो बटन्स होंगी और यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। जनरली ये खाली रहता है जब न्यू शुरू करेंगे, अदरवाइज प्रीवियस जो आपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। वर्क शुरू करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है, लेकिन जब तक ये विज़र्ड ओपन रहेगा शॉर्टकट कीज काम नहीं करती हैं। तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए तो आपका विज़र्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ फाइल में जाके आप वर्क कर सकते हो न्यू प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट ओपन रहता है। आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है? डॉट ए ई पी यानी आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट फाइल जो होती है, इसमें एक खास चीज़ होती है कि इस पे अंदर पे पहली चीज़ तो कोई फाइल सेव नहीं होती। इसके अंदर केवल रेफरेंसेस ऑफ फाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने फाइल्स किसी और ड्राइव में डाले हुए हैं और इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो अनलाइक फोटोशॉप, फाइल्स जो होंगी वो इधर सेव नहीं होंगी। फोटोशॉप में क्या होता है, फाइल्स अंदर ही रह जाती है, रेफरेंस फाइल सारी फाइल के अंदर होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर। प्रोजेक्ट फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता। टू कीप इट लाइट वो डेफिनेटली उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह की रेफरेंसिंग रखा रहता है। तो जब आप कहीं किसी को भेजना चाहते हैं आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट, तो आपको यहाँ पे अलग से उसकी डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, जो कि हम डेफिनेटली अपनी आगे की क्लासेस में इंक्लूड रहेगा।
तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी किसी और को अपना आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट आपको सेंड करना है तो आपको किस तरीके से उसको सेंड करना है। ठीक है, नाउ इंटरफेस समझना बहुत ही आसान है। जिसने फोटोशॉप किया हुआ है, इलस्ट्रेटर किया हुआ है, उसके लिए बिल्कुल एज पाई, इजी एज पाई पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पैनलिंग कर लेते हैं। तो पहला मेन्यू बार है। मेन्यू बार यानी कि सॉफ्टवेयर में जितनी चीज़ होती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगी। दूसरा जो बार है वो है आपका ऑप्शन बार, राइट। ऑप्शन बार क्या होता है? जनरली फोटोशॉप में ऑप्शन बार जब टूल को सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल की सेटिंग्स वहाँ पे हमको मिलती है, राइट। लेकिन यहाँ का जो ऑप्शन बार है थोड़ा मॉडिफाइड बार होता है, इसलिए इसको सब कैटेगरी ऑप्शन बार बोलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं और उसके बाद आपको ऑप्शंस की यानी टूल की सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे ही टूल बार मिल जाता है। इसमें एक ही बार के अंदर पे टूल बार भी है आपके पास, होम भी है, और उसकी सेटिंग्स आपको इस सेक्शन पे नज़र आती है। तो सारा काम यहीं से हो जाता है, टूल्स का जितना भी काम होता है। और यहाँ पे आपके वर्क स्पेसेस दिखाता है, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर पैनल्स उसके अकॉर्डिंग सेट करने हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और पैनल्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पैनल्स भी है और ढेर सारे डिफरेंट पैनल्स और वर्किंग टाइटल्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विंडो बहुत ज़्यादा ज़रूरी विंडो होता है, पैनल होता है। बेसिकली जितना भी कंटेंट आफ्टर इफेक्ट में होता है वो सबसे पहले यहाँ जाता है। यानी यहाँ पे ऑडियो भी जाएगा, इमेज फाइल भी जाएगी, वीडियो फाइल भी जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इसी में जाएगा। ठीक है, राइट साइड में आपको सेपरेट पैनल्स मिलते हैं। इनमें से कुछ पैनल्स बंद रहते हैं, कुछ चालू रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपने अर्लियर कौन कौन से पैनल्स पे काम किया है, वो यहाँ पे लोड होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन पैनल इनमें सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सबसे यही यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो जनता के पास आउटपुट पहुँचेगा, फाइनल आउटपुट यहाँ से आता है। ठीक है, इंजरी के बाद भी। ओके, सो हम थे पैनल्स में। कॉम्पोज हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मेटा पैनल होता है, लेयर पैनल, फुटेज पैनल और कॉम्पोजिशन। इनमें से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें से ना एक ही पैनल ध्यान में रखना होता है, कॉम्पोजिशन। ये सब जो हैं ये कुछ कुछ स्पेशल टाइम पे आते हैं। मेटा पैनल का मतलब होता है कि जो प्रीवियसली डेटाज होते हैं ना किसी भी फाइल का, हिस्ट्री डेटाज वगैरह, जितना भी एक्स्ट्रा डेटा होता है वो सब मेटा पैनल में सेव रहता है। आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी या अदर डिटेल्स होती है ना कि प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किसने बनाया है, कौन इसकी ओनरशिप लेता है, वो सारा कुछ डेटा मेटा पैनल के अंदर होता है। लेयर जो होती है ये बेसिकली जब आप मल्टीपल लेयर्स कॉम्पोजिशन लेके आते हैं ना तब उसके समय पे यूज़ होती है। यानी कि आप अगर इमेज फाइल्स को लेके आएँ, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि जब आप मास्किंग वगैरह करते हैं तो कोई एक एक्स्ट्रा पैनल की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो लेयर पैनल वहाँ पे यूज़ होता है। फुटेज जो है अगर आप कोई फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो उसको देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अभी इसको मैं वर्किंग पे करके दिखाता हूँ।
मेन ध्यान रखिए कॉम्पोजिशन पैनल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पे जाएगा वही जनता के सामने आएगा, यही इसका मेन यूसेज होता है। नीचे पे होते हैं दो पैनल्स, जो कि दो पैनल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक पैनल होता है लेयर विंडो, यानी जो आपने फोटोशॉप पे लेयर्स देखी थी, लेयर बाय लेयर, वो सारा इसके अंदर आएगा। प्लस दूसरा टाइमलाइन विंडो, टाइमलाइन यानी यहाँ पे आपको टाइम के विषय में बताएगा, ठीक है, आगे कितने सेकंड्स में कौन सा इफेक्ट होना है ये यहाँ से तय होगा। राइट साइड में पूरा आपको असेंशियल पैनल कहलाता है, यानी कि प्रॉपर्टीज पैन जैसा है। इसमें क्या होगा, हर एक इफेक्ट, हर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट्स जो होते हैं या प्लगइन्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा आप बाहर से कोई चीज़ ला के इसके अंदर चलाते हैं, वो सब यहाँ पे होती हैं, वो सब यहीं नज़र आएंगी और कहीं नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फाइल सब इधर जाएगी, इधर शो होगी, इधर से चेंजेस करेंगे, इधर से इफेक्ट डालेंगे, बस ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। नाउ हाउ टू इंपोर्ट अ फाइल, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग विथ आफ्टर इफेक्ट। तो हम आज जो करेंगे, हम इमेजेस के साथ पहले वर्क करेंगे, छोटे छोटे, प्रोबेबली एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे इमेजेस का, ठीक है, जो पोस्टर के लिए यूज़ किया जाता है, जो टीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। बाद में फिर डेफिनेटली हम लोग शेप्स और अपने क्रिएटेड वर्क्स में जाएंगे, ठीक है। नाउ कोई भी इमेज इसके अंदर डालने के लिए 4 से 5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कंट्रोल आई करिए तो इंपोर्ट होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो। अब हम लोग कोई भी इमेजेस जो हैं वो कैसे लेके आएंगे, तो हम गूगल से या पैक्सल से या कहीं से भी इमेज लेके आते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ब्रिंग सम, मैं यहाँ पे थॉर की कोई मूवी या जोकर, जोकर को यूज़ करें ना, जोकर थोड़ा सा मिस्टिकल कैरेक्टर है, मुझे अच्छा लगता है तो जोकर लेते हैं। और जोकर को अगर उसका हम टीज़र बना रहे हैं, राइट, तो सिंपल, हम एक सिंपल स्लाइड एनिमेशन बना रहे हैं उसका, और कुछ नहीं। तो एक डायनेमिक पोज ले लेते हैं जोकर की, प्रोबेबली ये, राइट, एक डायनेमिक पोज ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सेव। इसको हम डाउनलोड्स में एक न्यू फोल्डर और रेफरेंसेस के तौर पे सेव कर लेते हैं, और फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेते हैं। और हमें चाहिए होगा कोई एक जोकर का टाइटल, टेक्स्ट, जो कि एक सिंपल जोकर फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो हम ब्लैक और वाइट टेक्स्ट लेते हैं इस तरीके का, और इसको वेब पी फॉर्मेट है, तो वेब पी फॉर्मेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पेंट में जाके वापस से सेव करेंगे, पीएनजी, डाउनलोड्स, रेफरेंस, जे टेक्स्ट, ठीक है। और आई बी टेकिंग सम एक्स्ट्रा पीएनजी ग्राफिक्स, देखते हैं। और प्रोबेबली ये धोखा देने वाले ग्राफिक्स होते हैं, क्योंकि चेकर्स बोलता तो है लेकिन देता नहीं है चेकर्स, हाँ, तो इसलिए मैं एक वाइट बैकग्राउंड वाला कोई एक, हाँ, वो बेकार रहता है, ठीक है। इसको सेव कर रहा हूँ और एक वॉल टेक्सचर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सिंपल सा वॉल टेक्सचर ले रहे हैं हम, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, और प्रोबेबली थोड़ा सा 6000 रेजोल्यूशन का है वो वॉल, ये अच्छा दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। क्वालिटी थोड़ी सी डल है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन पे ही काम करिएगा। इफ़ आई मे सजेस्ट, आई ऑलवेज आस्क यू टू वर्क ऑन दी हाई रेजोल्यूशन इमेज। ये वाले ये अच्छे लग रहे हैं, भले ही उसमें स्टॉक है, स्टॉक फ़ोटो है वो। सो फोटोशॉप में क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेंगे।
ठीक है, सबको ओपन कर लेते हैं। इसमें से जोकर वाला जो पोर्शन है इसको वाइट टेक्स्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, जी टेक्स्ट को अलग कर देते हैं। यहाँ से हमें चाहिए होंगे, माइक कहाँ, उधर का काम नहीं कर रहा। तुषार सृजन सर नहीं है, कहाँ, वो तो आए थे ना। तुषार नहीं है। ओके, रोशन है वहाँ। तो सृजन सर ऊपर क्यों चले गए? जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड।
ओके। हाँ नहीं हुआ अभी, बस माइक बस ऑन हुआ है, लेकिन वो ब्राउज़र पे अभी भी साउंड नहीं चल रहा है। अब वो प्रोबेबली दे विल सी, सृजन सर आके देख लेंगे उसको, है ना। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सिंपली ये सब आप लोग ने फोटोशॉप में किया हुआ है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच। हम बस कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, एक इस तरीके का। सेव कर लेते हैं पीएनजी इमेज, इंटरलिस्ट, ठीक है, इसको भी रख लेते हैं। ये तो ब्लैक और वाइट है ही हमारे पास, मतलब रेड और वाइट तो है ही। एडिट कंटेंट अवेयर फिल, ओके, ठीक है, रिमूव हो गया। I'll go to file, save as png wall। तो ये हमारा कवर अप हो गया। हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आ गए। अब हम इन सबको यहाँ लेके आएंगे। यहाँ लाने के लिए कंट्रोल आई एक शॉर्टकट है, जहाँ से आप सारे प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो वॉल, जोक, जे टेक्स्ट और हा हा हा, 3 चीज़ें सबको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये आ जाएंगी। अब इनको लाने के और भी तरीके हैं। कंट्रोल आई एक तरीका है, दूसरा तरीका है फाइल से जाके आप इंपोर्ट करके फाइल्स में जाएंगे, ये भी वही तरीका है। तीसरा तरीका है डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, तो भी वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। 3 तरीके ये, और चौथा ड्रैग एंड ड्रॉप, फाइल लेके आइए यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ये 4 तरीके से फाइल आप ला सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट फुटेजेस हैं। अब इनको वर्क करना है हमको, हमारे फोल्डर में लेके आके वर्क करना है, ठीक है। अब इनके ऊपर में सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि कितने साइज़ का वीडियो लेना है। वीडियो का साइज़ क्या होगा, जैसे फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट डिसाइड करते थे, वही डिसाइड यहाँ पे भी करेंगे। न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, आपको कॉम्पोजिशन सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन सेटिंग्स जो है, यही वो सेटिंग्स हैं, जैसे सीक्वेंस सेटिंग्स या बोलना चाहिए फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट सेटिंग्स जो होती है, वो चीज़ यहाँ पे भी है। सेम प्रीसेट्स वाला काम यहाँ पे है। उसमें क्या करते थे, फोटोशॉप में 3 वैल्यूज़ देखनी होती थी, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। तीन तीन चीज़ देखते थे। यहाँ पे हाइट, विड्थ और फ्रेम रेट, 3 चीज़ ही देखेंगे। फ्रेम रेट का मतलब अलग होता है, फ्रेम रेट रेजोल्यूशन को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो देखेंगे उसको कैसे करना है। सो यहाँ पे हमारा AE01 सेट करके रखेंगे। विड्थ और हाइट यहाँ पे प्रीसेट है। मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप की क्लास में NTSC पाल डिफरेंस बताया है कि उसका क्या मतलब है। बेसिकली ये एशियन टेक्नोलॉजी के लिए है, ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी से लेके आई हुई इमेज है तब काम करेंगे, या वीडियो लेके आया हुआ है तब काम करेंगे, या हमारा वीडियो उनके यहाँ प्ले करना है बेसिकली, तो ये सेलेक्ट करेंगे। HDTV और HDV, हाई डेफिनेशन वीडियो या हाई डेफिनेशन टेलीवीडियो, वो भी यहाँ पे है, राइट। DVC प्रो, जो डेफिनेशन वीडियो कैमरा होता है, जो बेसिकली यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं या POV व्यू के लिए यूज़ करते हैं, वो कैमरा पे काम करना है। या फिर आपका UHD अल्ट्रा HD पे काम करना है, या मूवी कैमरास पे जो मूवी शूट लेते हैं, जैसे सैनॉन और फिल्म कैमरास जो होते हैं, ठीक है। तो अगर इन सब के हिसाब से आपको तैयारी करना है, तो आप ये सारे प्रीसेट्स पहले के बने बनाए हैं, कस्टम भी बना सकते हैं, बट पहले से भी बना हुआ। तो बेसिकली इसको समझने का तरीका ये है कि भाई क्वालिटी ये डिसाइड करेंगे कि ये कितनी क्वालिटी रेजोल्यूशन में दिखाएंगे, 72, 150 और 300, ठीक है। अब यहाँ पे 720p जो दिख रहा है, 720 29.97 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 720 इसका फ्रेम साइज होगा। सब लैंडस्केप में होगा क्योंकि वीडियोस हैं, ठीक है। तो फ्रेम साइज जो है वो 720 का है। 720 जो यूट्यूब में आप देखते हो 360, सॉरी 340 रहता है ना, 340 जो सेटिंग्स में चेंज करते हैं, 340 से फिर वो 480 में जाता है, 720 पे जाता है। हाँ एग्जैक्टली, 480, देन 720p, फिर देन 1080, फिर अभी 2K आ गया है और 4K आ गया है ना। तो वो बढ़ता जाता है, अल्ट्रा HD तक चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे नंबर वाइज बताता है,
ठीक है, आप 1080 दैट मीन्स विड्थ फ्रेम का 1080 होगा, पिक्सल्स होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 720 ले रहे हैं। इसके बाद का जो है 29.97, ये एक्चुअली वीडियो की प्लेबैक स्पीड है, यानी 1 सेकेंड में कितनी फ्रेम्स हम दिखाएंगे वीडियो के। ठीक है, वीडियो होता क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, है ना। तो ढेर सारी इमेजेस को जब एक साथ हम लोग देखते तो वो मूविंग नज़र आती है, यही चीज़ था। तो एच डी टी वी में क्या होता है, 720p में 29.97 जो फ्रेम रेट होता है, उसका मतलब होता है 1 सेकेंड में 30 फ्रेम दिखाएंगे। ठीक है, ये वही रहता है। तो अगर आप इसको कम कर देंगे तो इमेज जो होगी वो जर्की हो जाएगी। जर्की हो जाने का मतलब क्या होता है कि फ्रेम स्किप करने शुरू हो जाते हैं। ठीक, एक एक जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो स्मूथ नहीं होगा, वो थोड़ा सा जर्क होगा, लेकिन स्पीड तेज होगी, स्पीड तेज कर देता है वो। ठीक है, तो जितना फ्रेम रेट कम होता है स्पीड तेज हो जाती है, जितना फ्रेम रेट बढ़ा देंगे उतना स्मूथ हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, फ्रेम रेट ज़्यादा होगा तो सुपर स्लो मोशन होगा, और अगर फ्रेम रेट कम होगा तो सुपर फास्ट हो जाएगा। ये इसका पॉइंट है। तो अभी हमारा वीडियो जब इन जनरल बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग प्ले करते हैं तो वो 30 FPS में चलते हैं, क्योंकि हमारी रियल वर्ल्ड जो होता है वो 30 FPS पे चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास विड्थ हाइट पहले से आ गई है। लॉक एस्पेक्ट रेशियो, इसका मतलब क्या था, किसका, यूनिफॉर्म है, लॉक कर दिया दैट मीन्स तो यूनिफॉर्म है। बट ये एक्चुअली में एस्पेक्ट रेशियो जो बताता है, ये 1 पिक्सल के साइज को बताता है, डिनोट करता है कि 1 पिक्सल कितने साइज का होगा। वो पता चलता है 1.78 यूनिट का होता है 1 पिक्सल इनका। ठीक है, और ये 16:9 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द ग्रिड, कि विड्थ में 16, अगर हम 1.78 यूनिट्स अगर 16 बार डाल रहे हैं तो 9 पे 1.78 जाएगा। अगर आपने वहाँ से 16 का 17 किया, 1.78 यूनिट आपने बढ़ाई एक और, तो यहाँ पे सीधा बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ से 16 का आप 17 नहीं कर सकते, 16 का 32 ही जाएगा। तो जब 32 जाएगा तो यहाँ पे 9 बढ़ जाएगा, दैट मीन्स हाइट में 18 बढ़ेगा। विड्थ में 32 बढ़ा तो हाइट में 18 हो जाएगा, अगर जस्ट डबल करते हो आप 16:9 को। ठीक है, तो ये इसी रेशियो पे विड्थ और साइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये तब काम आता है जब हम लोग ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं टेक्नोलॉजीज़ के साथ। जब अलग अलग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए वीडियो बनाएंगे तो उनके बीच में पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। नॉट फॉर नाउ, एकदम हैवी अभी तुरंत नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइट रखते हैं। स्क्वायर पिक्सल रेशियो, ये 1 पिक्सल का जो साइज यूनिट है वो सेट कर सकते हो यहाँ पे, कि आपका 1 पिक्सल का साइज क्या होगा। 1.78 है, ये अलग अलग लेंसेज के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स होते हैं। NTSC इंडियन टेक्नोलॉजी होती है, पाल जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होती है। DVC प्रो, HDV, DV, ये सब आपको पता है, डेफिनेशन वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो और डेफिनेशन वीडियो कैमरा। ठीक है, प्रो कैम जो होता है उसकी साइज है। एनामॉर्फिक जो है ये एक एक्स्ट्रा लेंस होता है। एनामॉर्फिक लेंस देखे हैं कभी? एनामॉर्फिक लेंस बेसिकली एक जगह पे खड़े खड़े 180 डिग्री तक का एक क्लिक में इमेज ले लेता है। तो जैसे हम लोग पैनारोमा बनाते हैं, एक तरफ लेफ्ट टू राइट ड्रैग करते हैं, एनामॉर्फिक को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लेंस लगा दीजिए, सेट रहिए, क्लिक कर दीजिए, वो एक बार में 180 डिग्री कैप्चर कर लेगा। तो उसका 1 पिक्सल का साइज जो है ना वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, पिछली बार बताया था क्या, है ना। तो स्क्वायर पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट हमें रखने होंगे, क्योंकि हम लोग इंटरनेट की इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं। फ्रेम रेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप फ्रेम एंड नॉन ड्रॉप फ्रेम आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब लैग होगा तब ड्रॉप फ्रेम एंड नॉन ड्रॉप फ्रेम यूज़ किया जाता है। रेजोल्यूशन ये हमारे फाइल के, यानी फाइल के रेजोल्यूशन के लिए नहीं है, ये केवल सिस्टम को चलाते समय जब आप काम कर रहे हैं उस समय पे कितना खींचना चाहिए उसको रैम, वो यहाँ से सेट होता है। फुल रखेंगे दैट मीन्स कंप्लीट रैम खींचेगी। एक समय के बाद आप ऐसे ऑन भी रखे रहेंगे तो भी रैम एक समय के बाद भर जाएगी। तो हमको इसको क्वार्टर में रखना पड़ता है अगर हमारे पास रैम जो है कम है।
अगर हमारे पास रैम मीडियम है, जैसे 16 GB की अभी हमारे पास फिलहाल है, तो हम हाफ या थर्ड क्वार्टर में रख सकते हैं उसको। ठीक है। फुल एक टाइम के बाद आपको क्वार्टर में शिफ्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि ये रैम हॉगिंग सॉफ्टवेयर है, एक बार में रैम बहुत सारी खाता है। ठीक है। स्टार्ट टाइम कोड एंड ड्यूरेशन। स्टार्ट टाइम कोड यानी आपका वीडियो कहाँ से शुरू करना है वो चीज़ यहाँ पे दोगे, और ड्यूरेशन यहाँ पे उस चीज़ को दिया जाएगा जो चीज़ वीडियो कहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है। टोटल टाइम वीडियो तो अभी 15 सेकेंड का ही रखते हैं इसको। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? आवर, मिनट, सेकेंड्स, फ्रेम्स। मिली सेकेंड्स नहीं होगा यहाँ, यहाँ पे फ्रेम्स होगा। ठीक है। तो ये आपके 29.97 जब पहुंचेंगे तब यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा टाइम। ठीक है। तो ये प्रॉपर 60 नहीं जाता है, जितना फ्रेम रेट सेट किया है उसके हिसाब से बढ़ेगा। ये केवल आपके कैनवस के यानी कि जो आपका कॉम्पोजिशन विंडो है उसके कलर के लिए होता है। ठीक है। तो अभी ब्लैक ही रखेंगे, ओके कर देते हैं, ओपन हो गया। सेम साइज का यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है, राइट? दैट मीन्स दिस इज अवर स्क्रीन। करंटली अभी जनता यही देख रही है, ये मान के चलें। अब उनको कुछ दिखाना है हमको। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्रिएट किया, मेरी प्रोजेक्ट फाइल पे देखिए एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। इसकी पूरी सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही है। 1280x720, 320 क्वार्टर रेजोल्यूशन पे लगा हुआ है, और 1.0 उसका पिक्सल या टाइमिंग है। यहाँ पे नीचे टाइम ड्यूरेशन और फ्रेम रेट दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे भी जो पहले ग्रे दिखा रहा था, अब यहाँ पे आपको टाइम रेट दिख रहा है, और आपके यहाँ पे टिक्स पे पूरे 15 सेकेंड्स आ चुके हैं कंप्लीट। आप तय कर सकते हैं कौन से सेकंड पे कौन सी चीज़ दिखेगी। फाइल को यहाँ पे यूज़ करने के लिए, दिखाने के लिए आपको इस लेयर पैनल पे फाइल को ड्रैग करना होगा। तो लेट्स गो एंड फर्स्ट क्रिएट अवर वॉल। ठीक है। जैसी वॉल को लाया तो देखिए वॉल थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही है। वो रीज़न इसका है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर सेट है। ठीक है। ये पैनल पे अभी वो दिखा भर रहा है लो रेजोल्यूशन पे। जब आप इसको फुल कर देंगे तो वो आपको हाई रेजोल्यूशन पे दिखाने लगेगा इमेज, लेकिन रैम उतनी ही जाएगी। तो मैं इसको थर्ड पे कर देता हूँ। अब हमारे पास एक लेयर आ गई है जिसमें हमारे पास वॉल है। इसके ऊपर में हम ले आएंगे एक जे टेक्स्ट। तो नाउ वी हैव टू लेयर्स। लेयर्स को यूज़ करने का तरीका वैसा ही है जैसा फोटोशॉप में था। तो यानी कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स को पीछे आगे करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा। ये एक्चुअली में जो हम लोग फोटोशॉप में लेयर को नीचे ऊपर करते थे ना, सेम शॉर्टकट यहाँ पे वही मिलेगा। ठीक है। तो हमारे पास जोकर का टेक्स्ट भी आ गया है। नाउ विल गो फॉर जोक एंड इसको भी ऊपर ले आएंगे। सो नाउ वी हैव जोकर ओवर हियर एंड देन विल ब्रिंग द टेक्स्ट, हा हा, राइट। अब इतने 4 इमेजेस हमने ली हैं। लेट्स सी इनका एक मर्ज कॉम्पोजिशन कैसे तैयार करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये साइज सबके अलग अलग हैं और सबको हमें फ्रेम साइज में लाना है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करिए यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों एक ही बात है। ठीक है। चाहे आप यहाँ पे राइट क्लिक करें या यहाँ पे राइट क्लिक करें, बात एक ही है। राइट क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म पे जाइए और इसको फिट टू कॉम्प कीजिए। यानी कॉम्पोजिशन पैनल का जो ये दिख रहा है हिस्सा, इसके जैसा। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल एफ। ठीक है। अब इनमें से कुछ इमेज स्ट्रेच हुई। ठीक है। और कुछ इमेज जो है, आई थिंक कुछ इमेज ठीक फिट आई हैं, कुछ जो हैं वो स्ट्रेच हुई। इसका रीज़न ये है कि कुछ इमेजेस जो हैं वो पोर्ट्रेट व्यू की थी, इसके कारण से फिट नहीं हो पाई। तो आप पोर्ट्रेट व्यू के लिए इनको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फिट टू कॉम्प, हाइट कर दीजिए, तो वो अब ओरिजिनल साइज पे आएंगे। ठीक है। जैसे ये भी खिंच गया है तो ट्रांसफॉर्म, फिट टू कॉम्प, हाइट। तो जो पोर्ट्रेट व्यू है वो पोर्ट्रेट में फिक्स होगा। ठीक है। अब हमारे पास जोकर की इमेज है और वॉल है। ठीक है।
सो पर यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे इमेज आइकॉन है, यानी कम्प्लीटली इमेज फाइल है। और इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ एक्सेस होती हैं यहाँ से, छोटा सा एरो होता है इधर पे, उससे। अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शंस जो हैं ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हैं। याद है जो हम लोग फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म करते थे, यानी मूव, रोटेट, स्केल, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बस एक्स्ट्रा एक ही ऐड हुई है, वो है ओपेसिटी। वो है ओपेसिटी, ओपेसिटी एज इन ट्रांसपेरेंसी, वो चीज़ बस ऐड हुई है नई। ठीक है, लेयर पैनल को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एनिमेट कर देते हैं, ताकि हम देख लें कि इमेजेस के साथ एनिमेशन कैसे तैयार होता है। सिंपली वॉल को हमने सेलेक्ट किया, वॉल हमारी सबसे पहले रहेगी, राइट। इसके बाद हमारा जोकर आएगा, ठीक है। सो जोकर को यहाँ लाने के लिए आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये मूव कर सकता है, जैसे कैनवासेस में मूव करता था। ये बिल्कुल एग्जैक्टली कैनवस जैसा ही है जैसे फोटोशॉप में होता था। इसको हम साइड में भी रख सकते हैं, राइट। अब जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेजरली 5 ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। उनके शॉर्टकट्स क्या हैं? सबसे पहला शॉर्टकट है ए का मतलब होता है एंकर पॉइंट, ठीक है, जो हम लोगों ने ओरिजिन पॉइंट फोटोशॉप में देखा था, ठीक है। देन दूसरा शॉर्टकट है पी, विच इज पोजीशन, पोजीशन जिसमें आप इसकी पोजीशन को यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप इसको नेगेटिव में ले जाइए तो आ सकता है, ठीक है। देन आर, रोटेशन, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, एंड देन एस, स्केल, ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए, राइट। पोजीशन पी, रोटेशन आर, एस स्केल, एंकर पॉइंट ए, पांचवा क्या रहा? ओपेसिटी, ओपेसिटी का क्या होगा? टी, क्योंकि ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, ठीक है। तो टी एज इन ट्रांसपेरेंसी, जो कि ओपेसिटी पे आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको कम या ज़्यादा करके गायब या तेज़ कर पाओगे, ठीक है। सो अब हम इसको फुल ओपेसिटी पे रखते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, राइट। स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए वो वीडियो प्ले होना चालू हो जाता है। अभी फ़िलहाल वॉल ही दिख रही है, और ये जो छोटा सा ब्लू लाइन मार्कर है, इसको बोलते ही हैं टाइम लाइन मार्कर। ये मार्कर एक्चुअली में बताता है कि आप टाइम कौन से सेकंड पे कौन सी जगह पे हैं, राइट। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 0 सेकंड पे हमने रखा हुआ है। जोक को यानी जोकर को हम पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। एनिमेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं सबसे सिंपल छोटा तरीका पहले बता रहा हूँ। वो है ये छोटी सी स्टॉप वॉच। जहाँ पे भी आफ्टर इफेक्ट में ये स्टॉप वॉच दिखती है, इसका मतलब है ये हिस्सा एनिमेट हो सकता है, राइट। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक पॉइंट बन गया। ये डायमंड पॉइंट बताता है कि यहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड हो गई, यानी यहाँ पे उसकी पोजीशन सेव हो गई है। अब मैं चाहता हूँ 1 सेकंड बाद ये जोकर जो है वो इधर आ जाए, राइट, अपनी पोजीशन पे। तो बस 1 सेकंड पे मुझे मार्कर शिफ्ट करना है, ठीक है, और इसको क्लिक करके लेके आना है इधर। तो अब देखो बीच में आप उसके कुछ चेन जैसा बन रहा है। दैट चेन एक्चुअली डिपिक्ट्स दैट कि ये इसी मोशन पे कैरेक्टर चलेगा, यानी ये इमेज जो है वो इस मोशन को फॉलो करेगी। तो मैं इसको शिफ्ट दबा के अगर करता हूँ तो एक ही एंगल पे स्नैप होके चलेगा वो। तो मैं उसको यहाँ तक ले आके छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसको जाके ऑन किया तो एक पॉइंट बन गया, है ना। अब उसको मैंने 0 पे ही रख के किया, आप कहीं पे भी रख के कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे ये ब्लू वाला मार्कर होगा वहीं पे बनेगी पॉइंट, ठीक है।
तो रैंडमली कहीं पे भी मत बनाइए, सबसे पहला पॉइंट 0% यानी 0 सेकेंड पे बनाइए। दूसरा पॉइंट बनाइए आप आपके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या जितने सेकेंड पे बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, राइट। अब हमारे पास जोकर टेक्स्ट है, ठीक है। और जोकर टेक्स्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हमें पता है स्केल से हम इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गिज्मो मिलता है, इस गिज्मो को शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ देयर इज हाँ, तो इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये वॉल के ऊपर दिखे, तो मैं इसको वॉल के ऊपर रख देता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स यानी कि कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के हिसाब से रखा हुआ है इनको, राइट। और मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक्स हट जाएं और केवल जोकर नज़र आए या ये आउटलाइंस नज़र आए, आई डोंट नो एनीथिंग। और हा बस दिखे और बाकी सब वाइट वाला हिस्सा अलग हो जाए, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत तरीकों से अलग हो सकता है। हम फोटोशॉप में भी इसको अलग करके पीएनजी ला सकते थे, एक तरीका था। या फिर हम यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग मोड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। ये वही ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आप अपने फोटोशॉप में यूज़ करते थे, जो 29 ब्लेंडिंग मोड्स आपने यूज़ किए थे, वही यहाँ पे आप उसको बदल सकते हो। कैसे? सिंपल है। ये ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिलेंगे इन जगहों पे। अब यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं ब्लेंडिंग मोड्स, वो इसलिए क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में मल्टीपल टाइप के सेपरेट पैनल्स होते हैं, छोटे छोटे, इनको ओपन किया जाता है। तो जब आप ये सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो ये मोड ओपन हो जाएंगे। 4 डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पे। तो जब आप सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तो ये मोड ओपन हो जाता है। इसमें अब आपको इतने सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिलहाल अभी इन उसमें नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल कुछ ही ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जे टेक्स्ट है, जोकर का टेक्स्ट। इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल से स्क्रीन पे लगाते हैं। तो देखो स्क्रीन पे वाइट वाला हिस्सा अभी विजिबल है। सो हमको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई पे लगाना होगा। सो विल सी, वो हिस्सा गया और हमारे पास जोकर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और इसको रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए तो क्लिक करके मूव करा सकते हैं, शॉर्टकट है वी, ठीक है। रोटेट करने के लिए आपको डब्लू दबाना होगा, डब्लू है इसमें रोटेट का शॉर्टकट। यहाँ पे जो रोटेट है वो लेयर की प्रॉपर्टीज आती, वो आर से आएगी। लेकिन मैनुअली अगर रोटेट करना है तो टूल बार में यहाँ रोटेशन दिया हुआ है, रोटेशन टूल, इससे भी फाइल को रोटेट किया जा सकता है विद, हाँ, एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे हमने अभी केवल पोजीशन एनिमेट की, है ना। और ये जो हा यहाँ लगा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई दे देते हैं। सो नाउ वी हैव सम टेक्सचर्स फॉर आवर, ठीक है। अब लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी, और इसको बढ़ा देते हैं सो दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट वॉल, वी हैव गॉट जोकर, और जोकर का जो टेक्स्ट है इसको हम ऊपर रख देते हैं। पोजीशन इसको पहले किया 0 सेकेंड पे, पोजीशन पे टाइम वेरी स्टॉप वॉच। ये अब मुझे चाहिए है कि ये 1 सेकेंड तक वहीं होल्ड रहे। तो कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड तक होल्ड रखने के लिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, इसको दबाएंगे तो वैल्यू जो लास्ट वाली थी ना वो कॉपी होके इधर आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास दोनों वैल्यूज सिमिलर है। और 2 सेकेंड के बाद इसको यहाँ पे आप फिक्स कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा रख रहा हूँ ताकि वो स्टाइलाइज टाइप से लगे। नाउ वी हैव गॉट दीज,
अब क्या हुआ, हमने ब्लेंडिंग मोड्स का देखे, मल्टीप्लाई ऑप्शन देखा, पोजीशन एनिमेट करके देखा हमने। ठीक है, पोजीशन का ऐसे कैसे एनिमेट करना है, और एक 4 इमेजेस को लेके कैसे कॉम्पोजिशन तैयार करना है। सिंपल तरीका शुरुआत में इसी को यूज़ करके देखे, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स बड़े होके आपके इस सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, यानी बहुत ढेर सारे इसमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ बहुत बार होता है। तो पहले छोटी चीज़ों को यूज़ करके देखिए। 4 इमेजेस लीजिए, कोई भी 4। ये मैंने जानबूझ के लिया था ताकि ब्लेंडिंग मोड्स का एक छोटा सा हम लोग नमूना देख पाएँ। इसमें और भी बहुत तरीके हैं ब्लेंडिंग मोड्स के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे जोकर था, हमारे पास एक जोकर का टेक्स्ट था, वॉल थी, और हमारा ये लुकआउट था। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ गया। ठीक है, अब सिंपल है, इंटरफेस सिंपल था, कुछ अलग नहीं है। छोटी चीज़ें एनिमेट करके देखिए, ब्लेंड करके देखिए। अभी फ़िलहाल कुछ नया नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बस ये करते हैं कि इमेज को हम रेंडर कर लेते हैं, यानी बाहर कैसे निकालें वीडियो बना के। ये तो आप बना लेंगे, लेकिन ये वीडियो बाहर कैसे आएगा। फाइल में जाके सेव एज करेंगे तो नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होता है वीडियो के फॉर्मेट में। इससे पहले अभी फ़िलहाल देखिए एनिमेशन जो है वो 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड तक जा रहा है, लेकिन अननेसेसरी 5 से 15 तक का टाइम है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं इस पूरे हिस्से को ट्रिम कर सकता हूँ। ट्रिम करने के लिए मुझे दबाना होगा कीबोर्ड शॉर्टकट N, जिससे लास्ट जो हमारा क्या बोलते वर्क एरिया है, लास्ट मार्कर, इसको एंड मार्कर बोलते हैं, है ना। तो ये कॉम्पोजिशन का एंड मार्कर सेट हो जाएगा, और अगर मैं B दबाऊंगा तो फ्रंट मार्कर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब केवल इतने बीच का ही रेंडर निकलेगा। वीडियो अगर मूवी बनेगी तो केवल इतने ही बीच की होगी। हाँ, N फॉर नेस्ट, जो कि एंड की के लिए होता है, और B फर्स्ट की के लिए, यानी बिगिनिंग के लिए, होम की के लिए। ठीक है, तो होम को अगर मूव कराना है तो B दबाएंगे, और एंड को मूव कराना है तो N दबाएंगे। जब वर्क स्पेस एरिया ऐसे 2 ब्लू मार्कर से टिक हो जाएगा, अंदर का हिस्सा जो है वो आपका रेंडर हो सकता है। रैम भी उतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा वो रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपका जो वीडियो है वो 5 सेकेंड का ही बना है, वापस से वो वहीं से वहीं शुरू हो जाएगा लूप के फॉर्मेट में। ठीक है, अब वीडियो को बाहर कैसे निकालना है, तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना है। अब 2 तरीके हैं, एक चीज़ ध्यान रखें, ऐड टू रेंडर क्यू बाय डिफ़ॉल्ट तरीका है, यानी जो आफ्टर इफेक्ट का अपना तरीका होता है वहाँ से निकलती है फाइल। मीडिया एनकोडर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वीडियो की प्रोसेस करके उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये एनकोडर आपके में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। प्रीमियर रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर में एनकोडर मिलता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, खासकर 22 वर्जन के तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप अगर सॉफ्टवेयर ले जाते हैं तो उसमें एनकोडर अलग से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही इसको एनकोड करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। एनकोडर सस्ती निकालता है, MB में निकालता है, लेकिन अगर मैं ऐड टू रेंडर क्यू करता हूँ, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, सेकेंड वाला ऐड टू रेंडर क्यू, इसमें फ़ाइल जो निकलेगी वो 1 GB तक की निकल सकती है। 5 सेकेंड है तो कम से कम 700 MB या 1 GB तक का डेटा निकालेगा वो, क्योंकि उसका एनकोडर उतना पावरफुल नहीं होता। फॉर्मेट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट को हम सेपरेट वे में समझेंगे। तो जब एनकोडर से आप क्लिक करते हो तो ऐसा ओपन होता है, और यहाँ पे एक छोटे से 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये है फॉर्मेट, इतने फॉर्मेट्स में आप निकाल सकते हो। ठीक है, सबका अलग अलग टर्म है, अलग अलग मतलब है, देखेंगे क्या चीज़ है। अभी फ़िलहाल हमेशा H.264 में निकालिए, ये मोबाइल में भी चल जाता है, वेबसाइट में भी डल जाता है, और हमारे PCs में आसानी से सपोर्ट करता है। और सबसे खास चीज़ लाइट होता है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती।
तो H.264 रखेंगे। मैच सोर्स, ये बेसिकली कहना चाहिए कि जो आपने कॉम्पोजिशन बनाया है उसकी वो पूरी सेटिंग्स यहाँ कहाँ से उठानी है वो। अगर लो बिट रेट रखेंगे इसका मतलब है आप उसकी लोएस्ट सेटिंग उठाना चाहते हैं अपने मेन कंपोजिशन की। अगर मीडियम रखेंगे तो जो कंपोजिशन पे आप काम कर रहे थे उसकी मीडियम सेटिंग्स उठाना चाहते हैं। या हाई बिट रेट, दैट मीन्स आप उसकी संपूर्ण सेटिंग्स जो टॉप नॉच सेटिंग्स है जहाँ तक आपने सेट किया हुआ है वो पूरी वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो हाई बिट रेट नॉर्मली सेट करके रखते हैं और आउटपुट फाइल जो है ये बताना है कि कहाँ हमें ये फाइल निकालनी है। तो डाउनलोड्स में जाएंगे, इसको सेव कर देते, तो अब ये फाइल वहीं निकलेगी। अब इसको ऑन करने के लिए यानी रेंडर प्रोसेस चालू करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले बटन दबाना होगा। इसको दबा दीजिए, वो यहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। देखिए काफ़ी तेज़ है। क्लिक कीजिए, वैसे तो आप यहाँ से भी जा सकते थे सेलेक्ट करके, बट मैं उसको वहीं से मीडिया एनकोडर के यही फोल्डर से मैं इधर आ गया हूँ और बस अब इसको डबल क्लिक करें। ठीक है, और फाइल का साइज़ भी कितना है, मात्र 3.13 MB। ठीक है, तो ये लाइट वेट निकालता है। वहीं ऐड टू रेंडर क्यू करके निकालेंगे तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, ऐड टू रेंडर क्यू करते हैं तो यहाँ पे भी वही 3 सेटिंग्स आती है। हाई क्वालिटी में आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप का फॉर्मेट निकालना है। तो ये एनकोडर जो है वो क्विक टाइम देता है H.264 की जगह। दोनों सेम ही फॉर्मेट होते हैं, तो आप अगर क्विक टाइम भी करते हैं तो भी H.264 ही निकाल रहे होते हैं आप, सेम ही फॉर्मेट है। और इसको ओके कर देते हैं। ये जगह है जहाँ पे आपको सेव करना है। क्विक टाइम का .mov फाइल निकलेगी जो एप्पल के जनरली फाइल में चलती है, नहीं तो VLC भी सब प्ले कर देता है। ओके करेंगे, सेव। बेस्ट सेटिंग में वही बिट रेट वाली जो सेटिंग थी ना, हाईएस्ट बिट रेट सेटिंग, वो यहाँ पे आप मैनुअली कर सकते हो, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो अभी बेस्ट रखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको और कोई नीचे नहीं चाहिए, ऑप्टिमम क्वालिटी चाहिए। रेंडर दबा दीजिए। छोटी सी आवाज़ करता है जैसे ही कंप्लीट होता है रेंडर। आपको फिर वापस से इधर जाना होगा। अब देखिए ये जो, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ये 44 MB का निकला है, ये 3 MB का निकल रहा है और ये 44 MB का निकल रहा है। तो दैट मीन्स कितना ड्रास्टिक चेंज होता है दोनों एनकोडर्स में। आफ्टर इफेक्ट का डिफ़ॉल्ट एनकोडर जो होता है, आउटपुट अबाउट द सेम है, लेकिन एक 44 MB का है, एक 3 MB का है। ठीक है, तो इसलिए मीडिया एनकोडर एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है, चलाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दोनों तरीके समझ आए, एक मीडिया एनकोडर और एक सिंपल ऐड टू रेंडर क्यू। बाकी सारी फाइल्स जो हैं वो इधर की थी, इधर से इधर लाना है, सारा काम इधर होगा। जितना मेहनत है, जितना भी एनिमेशन है, सब कुछ इधर होगा। ये विजुअली दिखता ज़रूर है लेकिन सारा कुछ यहीं से होता रहता है ऑपरेट। तो इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद रेंडर करके निकाल देना होता है, बस इतना ऐसा ही काम है। ठीक है, बस लेयर्स बढ़ती जाएंगी और कॉम्पोजिशन के रूल्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, सो इतना ही करना है, यही असाइनमेंट है। ठीक है, इसको कंप्लीट करके लेके आएंगे। सेव करने के लिए आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपको आफ्टर इफेक्ट सेव करना हो, आप बस Ctrl+S करिए और AE प्रोजेक्ट कोई भी नाम देके सेव कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।